Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 24th of October 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. So सबसे पहले हम चलते हैं अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग चल रही है और जहां इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एंड जो ब्रिक्स के मेंबर्स हैं जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और अदर देन दीज फाउंडर मेंबर्स अगर मैं कहूँ तो जो अदर मेंबर्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको लास्ट 15 समिट में जो है इस ग्रुप में उनको इंक्लूड किया गया था। सो अब हम चलते हैं उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में। मोदी पार्टिसिपेटेड इन द ब्रिक्स समिट होस्टेड बाय रसिया। सो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दिस समिट? तो इस समिट का जो नंबर है वो है 16th, बिकॉज लास्ट ईयर की जो समिट हुई थी वो 15th नंबर की थी और ये समिट आपकी साउथ अफ्रीका में हुई थी। साउथ अफ्रीका का एक सिटी है जोहान्सबर्ग, वहाँ पर इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। सो अभी ये 16th नंबर की मीटिंग है ब्रिक्स की और कहाँ पर हो रही है ये? रसिया में। द सिटी ऑफ विच रिपब्लिक ऑफ रशियन फेडरेशन हॉस्टेड अक्टूबर 2024 ब्रिक्स समिट। तो रसिया की फेडरेशन में एक सिटी है और वो सिटी एक रिपब्लिक का सिटी है। मीन्स जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं वैसे ही रसिया में भी बहुत सारे रिपब्लिक्स हैं। इंडिया में स्टेट से डिफरेंट थिंग, लेकिन वहाँ पे जो रिपब्लिक है वो डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन कुछ आप समझने के लिए ये देख सकते हो वहाँ पर भी। तो उस रिपब्लिक का नाम है रिपब्लिक ऑफ टाटरस्तान। इस रिपब्लिक का एक शहर है जिसका नाम है कजान। इस सिटी में ब्रिक्स की 16th मीटिंग अभी इस समय पर चल रही है। सो ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जामिनेशंस में बहुत बार रिपीट हुए हैं। इन विच समिट ऑफ ब्रिक्स इट वाज एक्सपांडेड बाय एडिंग न्यू 5 मेंबर कंट्रीज। सो हम यहाँ बात करें दैट विच वाज द समिट जहाँ पर 5 न्यू मेंबर्स को ऐड किया गया था। तो इट वाज 15th समिट, है ना। अगस्त 2023 में 15th समिट हुई थी जो है ब्रिक्स की। तो उसमें साउथ अफ्रीकन के जो प्रेसिडेंट थे सिरिल रामाफोसा, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था, ठीक है। और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसने एंट्री करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और अभी जो है 2024 के 1 जनवरी से वो न्यू मेंबर्स इसके मेंबर बन चुके हैं, न्यू कंट्री जो है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की कल हम बात कर रहे थे और दिल्ली को लेकर के आई थिंक ऑल ओवर इंडिया दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन की सिचुएशन होती है उसको लेकर के ऑल इंडिया इश्यूज चलते हैं और वो एक नेशनल न्यूज़ के रूप में हमें देखने को मिलती है। सो नाउ लेट्स हैव सम क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स which are very important for your examination if questions are associated or related with the air quality or air pollution. So the air quality index in New Delhi persisted in severe category. अभी हम उसको बहुत सारे regions में जो है वो severe category में देखने को मिलती है। So the basic question arises is that कि it is published by. So इस एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है इसको कौन पब्लिश करता है? यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज? नो। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? नो। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस इज़ द मेन बॉडी। तो जो हमारा CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन और दिस इज़ द अथॉरिटी जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया एंड द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इज। अगर हम बात करें इंडिया में कि जो एयर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स क्या है और वो भी कहाँ पर? मेगा सिटीज़ में। मेगा सिटीज़ लाइक आपका दिल्ली हो गया, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, गांधीनगर, ऐसे जो मेन सिटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर मेन जो है मेगा सिटीज़ की फॉर्म में देख रहे हैं। सो उन सब के लिए जो मेन इशू है या मैं कहूँ द मेन फैक्टर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पॉल्यूशन इन मेगा सिटीज़ इज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। बिकॉज जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसमें आपके प्राइवेट जो है
पर्सनल व्हीकल्स भी हो गए, इसमें आपके गवर्नमेंट के व्हीकल्स हो गए, और ट्रांसपोर्टेशन को आप दो फॉर्मेट में देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट की जब आप बात करोगे तो दो फॉर्मेट में आप देखोगे इसको। एक तो फ्रेट वाले हो गए, जिसमें आप कॉमर्शियल पर्पजेस के लिए बहुत सारे गुड्स वगैरह को कैरी करते हैं। अनोदर हो गया आपके पास में पैसेंजर वाला, ठीक है। सो ये दोनों ही सेक्टर हैं। अब पैसेंजर में आप चाहे अपना पर्सनल हो या डीटीसी की बसेस हैं हो या प्राइवेट बसेस हों, इधर आपके जो गुड्स को कैरी करने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो इस सेंस में अगर हम देखें तो इंडिया की मेगा सिटीज़ में एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स है ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्या है देखो, इसकी अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक पॉइंट्स इसका समझोगे तो देखो, यहाँ से देखो, प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ से जाओ, पैसेंजर ट्रैवल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ CO2। तो 60% CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एमिशन कहाँ से हो रहा है? पैसेंजर वाले ट्रैवल से हो रहा है। एंड एमिशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन विद फ्रेट अकाउंटिंग फॉर द अदर 40%। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो ट्रैवल जो लोग करते हैं पीपल वाला है वो 60% है, और जो गुड्स को कैरी करने वाला है वो 40% है। सो CO2 का बहुत बड़ा एमिशन हमको मिलता है कहाँ से? व्हीकल से। और आप देखेंगे कि लास्ट ईयर पहले हमने कई बार देखा कि ऑड इवन का फार्मूला लेकर के आए थे हम। रिसेंटली अभी दिल्ली गवर्नमेंट डीटीसी की बसेस की नंबर्स को इंक्रीज़ कर रही है, मेट्रो की जो ट्रिप्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जा रहा है ना। ऐसे बहुत सारे काम उसमें हो रहे हैं। दिल्ली में होटल इंडस्ट्री वगैरह में जो लोग कोयला, कोल वगैरह या वुड्स वगैरह का यूज़ करते हैं उसको बंद कर दिया गया है ना। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स लिए रहे हैं। यहीं पर एक चीज़ और एसोसिएटेड होती है, वो होती है POPs, है ना। सो जब भी एयर पॉल्यूशन की बात आती है तो उसमें जो POPs हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, मीन्स वो भी एक मेजर फैक्टर हैं। तो ये एक्चुअल में होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो हमेशा एयर में रहते हैं और उनका जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक सोर्स होता है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये क्या हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर रेसिस्टेंट टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फोटोलाइटिक प्रोसेसेस। तो इन डिफरेंट में, चाहे वो केमिकल की बात हो, बायोलॉजिकल फैक्टर की बात हो, फोटोलाइटिक मीन्स लाइट, सनलाइट वगैरह से रिलेटेड हो, ये सब मिल करके काम करते हैं। अब ड्यू टू देयर परसिस्टेंट, क्योंकि वो एयर में रहते हैं तो क्या होता है कि बायो एक्यूमुलेशन उनका होता है। धीरे धीरे वो मीन्स एयर में जाएंगे, एयर से वाटर में जा सकते हैं, हमारे फूड चेन में भी वो एंटर कर जाते हैं धीरे धीरे, पोजिंग अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और सबके लिए क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं। और दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर आपने इसको किसी एक रीजन में इनका एग्जिस्टेंस हुआ तो वो वहीं पे रहेंगे, नहीं, वो डिफरेंट प्लेसेस पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम बात कर सकते हैं किसकी? स्टबल बर्निंग की। तो ये स्टबल बर्निंग की जब भी बात होती है, हरियाणा और आपका पंजाब, यूपी, यहाँ पर जो फार्मर्स हैं कई बार वो उसकी स्टबल बर्निंग करते हैं, लेकिन वो एयर के फ्लो के साथ में, है ना, कहाँ पहुँच जाता है? दिल्ली तक पहुँच जाता है। यही चीज़ें एयर के साथ, वाटर के साथ मिल करके बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस पर पहुंच जाती हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, जैसे DDT आती है, PCBs आते हैं, डाइऑक्सिन्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हम POPs में काउंट करते हैं, और ये सारे के सारे क्या है? डिफरेंट एग्जाम्स में इन सबको पूछा गया है। मैं आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, चलो यहीं पर, है ना। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, DDT की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आपने 10th तक की जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी वहाँ देखा होगा। ऐसे ही PCBs हैं, है ना, उसकी भी फुल फॉर्म बतानी है आपको। इन दोनों की फुल फॉर्म अगर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप देखिए, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करिए और वहाँ से चेक करिए। तो ये 2 पॉइंट आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। साइंस वाली टर्मिनोलॉजी में, साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं GK में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। देखो, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्मॉग क्या है। स्मॉग जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर के बनता है। इसमें एक तो हो गया आपका स्मोक,
धुआं जिसको हम बोलते हैं, और एक चीज़ होती है हमारे पास में फॉग, जो ऑलरेडी होता है मॉइस्चर वगैरह से मिल करके बन जाता है, तो वो होता है हमारा स्मॉग। और वो भी कैसा, फोटोकेमिकल, मीन्स सनलाइट जो है इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। सो ये कह रहा है कि क्या उसके लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर फॉग बनेगा, जो स्मॉग बनेगा, तो उसके लिए बेसिक्स ही हमारे पास में रिक्वायरमेंट होंगी। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ ठीक है, एक पॉइजनस गैस है, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन स्मॉग में इसका रोल नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, हाँ ये उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड GHG तो है, ग्रीन हाउस गैस तो है, लेकिन ये स्मॉग में काउंट नहीं होती, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ इसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। और क्या हो गया, सनलाइट। सो हमारे पास में 3 चीज़ें हैं, नाइट्रोजन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सनलाइट, ये मिलकर के बनाते हैं किसको, स्मॉग को। ठीक है, सनलाइट की जब रिफ्लेक्शन होता है तो उस वो भी मीन्स एक एनर्जी का सोर्स के रूप में काम करती है सनलाइट स्मॉग बनाने के लिए। और देखो ये सारे के सारे जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है ऐसे इश्यूज से। सो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, इसको आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हमारा डेली का ब्लॉग आता है वहाँ पर ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। सो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कौन सा इसमें से एक एयर पॉल्यूटेंट जो है उसको टाइप है, उसको हम देख सकते हैं। सो बड़ी सिंपल सी बात है, जो स्मॉग होता है वो हमारी ब्रीदिंग के साथ अंदर जाता है, उसमें बहुत सारे कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। देखो एसिड रेन जो होती है, ये क्या होती है, जब बहुत सारा एसिडिक जो नेचर की चीज़ें होती हैं, चाहे आपको वो नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स वगैरह हो गए, वो जब क्लाउड्स में होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं, तो रेनफॉल के साथ में वो नीचे आते हैं, तो एयर पोल्यूशन, उस वाले पोल्यूशन से ब्रीदिंग वाले इश्यूज नहीं होते हैं। फिर कह रहे हैं कि यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि कोई एक केमिकल, सपोज करो कोई एक केमिकल है जो ओशियन में पहुंच गया है ना, ओशियन में यहाँ से जो फिश हैं उन्होंने इसको कंज्यूम किया, फिश को कंज्यूम कर लिया ह्यूमन ने, है ना, तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप जितनी ज़्यादा फिश खाओगे आपके अंदर यूट्रोफिकेशन मीन्स जो कंसंट्रेशन है उस केमिकल का वो आपके अंदर इंक्रीज होता जाएगा, उसी को बोलते हैं हम यूट्रोफिकेशन। सो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज नहीं करते डायरेक्टली, बट हाँ ह्यूमन को डैमेज तो करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस। रेस्पिरेटरी डिजीजेस से इनमें से कौन सा डायरेक्टली एसोसिएट होता है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये ठीक है, ये एक पॉल्यूटेंट तो है और एसिड रेन वगैरह में अपना रोल प्ले करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है, काफ़ी पॉइजनस होती है ना, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायरेक्टली डैमेज नहीं करेगा। लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, जिसको हम PM 2.5 है ना, ये क्या है, ये डायरेक्ट हमारी जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल मान लो आप इसको एक तरह से, वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है, और जो हमारे लंग्स होते हैं उसको बहुत ही मीन्स नेगेटिवली ये डैमेज कर देता है। सो अब इसमें 2 चीज़ होती हैं PM में, एक तो होता है PM 2.5 और एक होता है आपका PM 10। ये दोनों ही हमारी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, लंग्स में जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं, लंग्स में पानी भर जाता है, इवन फिर आगे चल करके TB जैसे इश्यूज़ हो जाते हैं, लंग्स का कैंसर हो जाता है, ऐसे इश्यूज़। विच इंस्टीट्यूट, कल हमने बात की थी इकोनॉमिक फ्रीडम की, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक फ्रीडम पर जो रिपोर्ट आई थी, तो वो कौन इसको रिलीज करता है, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, ये इसको रिलीज करता है। देखो ऐसे इंस्टीट्यूट्स के हेडक्वार्टर वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार सर्च करिए गूगल पे कि ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, और उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। विच रीजन्स आर रैंक्ड द टॉप 3 इन 2024 इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में।
तो ये हैं आपके हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। ये 3 कंट्रीज हैं टॉप 3 की अगर हम बात करें तो यही उसमें रैंक करते हैं जो है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो अभी आई है फ्रेजर इंस्टीट्यूट की, है ना। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं, व्हाट इज़ द इंडिया की रैंक क्या है इस इकोनॉमिक फ्रीडम वाली रिपोर्ट में। तो इंडिया की रिपोर्ट आई है 84th। ठीक है, तो हमने इसमें 2-3 टॉपिक जो थे हमारे वो हमने कवर कर लिए। आप देखेंगे PYQs को थोड़ा सा भी अगर आप उठा करके देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली मेरे वाले इन सेशन से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 4th ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग इवेंट। अब ये काफ़ी समय से न्यूज़ में है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है ना। कोरल ब्लीचिंग की अगर आप बात करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ये रही आपकी कोरल ब्लीचिंग के लिए इमेज। नॉर्मली क्या होता है, जो कोरल्स होते हैं उनका एक ग्रीन या पैलिश ग्रीन जैसा भी है एक कलर होता है, लेकिन डिफरेंट रीजन्स की वजह से जिसमें हीट हो गई, पॉल्यूशन हो गया, उनका कलर फेड हो जाता है और वो उनका कलर जो है ख़त्म हो करके सिंपल दिखाई पड़ता है। इसी को बोलते हैं हम कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अब इस पर क्या किया है, एक रिसर्च किया है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि USA का ही एक डिपार्टमेंट है, इसने स्टडी की है ना। और उन्होंने ये कहा है कि जो कोरल की ब्लीचिंग है, अभी तक हम अगर हिस्ट्री में देखते हैं तो ऐसी इवेंट 3 टाइम्स हो चुकी हैं। और अब जो इवेंट हो रही है 2023-24 के आसपास में हो रही है, ये ऐसी मास लेवल की जो है जिसमें बहुत बड़े स्केल पर कोरल ब्लीचिंग हुई थी पूरे वर्ल्ड के ओशियंस में, ऐसी ही ये अब 4th इंसिडेंट है कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग हो रही है। तो इसी को लेकर के इसमें क्या है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये कहते हैं कि आप अटलांटिक ओशियन से लेकर के पैसिफिक तक, है ना, वहाँ से लेकर के इंडियन ओशियन तक, हर जगह पर हमको ब्लीचिंग का जो लेवल है वो हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। फिर कहते हैं कि कोरल रीफ की अथॉरिटी डिक्लेयर कि ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट 2024 में 4th है इट्स काइंड की। मीन्स सबसे पहले 1998 में ऐसी इवेंट हुई थी और उसके बाद अगेन फिर से 4th टाइम ये हो रही है ना। और ज़्यादातर चीज़ें हमको कहाँ देख रही हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ग्रेट बैरियर रीफ, इसको भी बहुत बड़ा हार्म हमें देखने को मिल रहा है। अब आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन करूँगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ कहाँ पर है, किस कंट्री में है, ये आप बता दीजिए हमको, है ना, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर बात करें, इससे 2014 से 17 तक, तो इस ड्यूरेशन में जब ये हुआ था तो 66% जो कोरल रीफ थी वो क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी, अराउंड 66%। अच्छा, यहाँ पर एक आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर जो हम इमेज देख रहे हैं ये देखिए आप, इसमें जितना भी आपको ये जो है रेड कलर जैसा आपको दिख रहा है, ये सारे रीजन ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की कोरल ब्लीचिंग हो रही है। सो आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में डिफरेंट प्लेसेस पर इस तरीके का हमको ग्लोबल लेवल पर कोरल ब्लीचिंग देखने को मिल रही है। इतना हो गया। अब एक बार आपके मन में आ रहा होगा कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कोरल ब्लीचिंग, तो सर ये तो बताओ कि कोरल क्या होते हैं। तो आइए अब हम इसको देख लेते हैं, व्हाट आर कोरल्स। तो कोरल क्या है, कोरल आर इनवर्टेब्रेट्स, है ना, दैट बिलोंग टू अ एनिमल ग्रुप में आते हैं, मीन्स ये प्लांट्स के ग्रुप में नहीं आते, ठीक है। और इनका जो ग्रुप कहा जाता है उसको संडारिया। अब नंबर 1, ये जो कोरल ब्लीचिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, डिफरेंट चीज़ों से मिलकर के बनती हैं, मल्टीपल स्मॉल सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स नॉन एज पॉलिप्स। सो जो कोरल्स होते हैं वो छोटे छोटे से जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, पॉलिप्स जिनको हम बोलते हैं, उनसे मिलकर के ये बनती हैं कोरल रीफ। मीन्स बहुत सारे कोरल्स और उनसे मिलकर के बन जाती है पूरी एक रीफ। ऐसे समझो ओशियन के अंदर ही एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन हाँ छोटे स्केल पर, ठीक है। देख क्या करती हैं, अब ये जो कोरल्स होते हैं वो लीक करती हैं चौक लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। उनके अंदर से ये जो चौक जैसा कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिलीज होता है और
देखो ये क्वेश्चन तो कई बार आया है कि कोरल्स जो होती हैं, कोरल रीफ होती हैं, वो किस केमिकल की स्ट्रक्चर की बनी होती हैं, तो वो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। ये जब बहुत सारे अमाउंट में रिलीज होता है तो कहीं एक जगह पर ये जो है कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है बहुत बड़े स्केल पर, और वही उसकी बन जाती है कोरल रीफ। ठीक है, अब जो और वो रीफ में क्या है इनका, ये जो रिलीज कर रहे हैं उनका खुद का एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, जो कि इनके पास में होता है, इन ऑर्गेनिजम्स के पास, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं वही इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, जो है कलेक्ट होता रहता है। और अब देखो जब जो रीफ इनकी बन रही है तो जो मिलियंस ऑफ पॉलिप्स होते हैं उनकी वजह से सारा कुछ प्रिपेयर हो जाता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ पॉलिप्स जब थोड़ा थोड़ा सा भी अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करेंगे तो वो बड़े लेवल पर हमको दिखाई देगा। इनके अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, पर्पल भी होगा, ब्लू भी होगा, रेड भी होगा, डिफरेंट कलर के इनके होते हैं। तो एक्चुअल में जब इनकी ब्लीचिंग नहीं होती तो इनका वो जो कलर है वो हमको शो होता है, लेकिन जब ब्लीचिंग हो जाती है तो उनका कलर फेड हो जाता है, उसी की वजह से हम उसको ब्लीचिंग बोल देते हैं। कोरल्स आर ब्राइट एंड कलरफुल होते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोस्कोप एल्गी कॉल्ड जूएंथलीज। अब ये जो कोरल्स होते हैं उनको कलर कहाँ से मिलता है, तो जो छोटी छोटी एल्गी होती हैं, आपको पता होगा कि रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, डिफरेंट कलर की एल्गी होती हैं, तो उनसे हमको क्या मिल जाता है, उनको कलर मिल जाता है, इसीलिए हमको वो डिफरेंट कलर्स में देखने को मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कोरल रीफ्स की तो हमको मोस्टली 3 मेन फॉर्मेट में मिलती हैं। एक तो होती है फ्रिंजिंग रीफ्स जो कि शोर लाइन्स होती हैं, कोई भी कॉन्टिनेंट होता है, लैंड मास होता है, उसके किनारे किनारे वाले एरिया में हमको मिलती हैं। दूसरा होता है बैरियर रीफ, ओपन वाटर में होती हैं, जैसे मैं अगर इसको वाटर बॉडी मानूं तो इनके किनारों में हमको मिलेंगी ये फ्रिंजिंग रीफ्स। जबकि बैरियर रीफ कहाँ मिलेगी, कहीं किसी बड़े लार्ज वाटर बॉडी में मिलेगी। और जो एटोल्स हैं ये भी ये थर्ड टाइप है उसका। ये क्या होती हैं, जहाँ पर भी बनती हैं वो सर्कुलर शेप ले लेती हैं, इस वजह से उनको हम एटोल्स बोलते हैं। और कई बार ये क्या होती हैं, जो पहले कभी ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स अगो माउंटेन के अंदर जो वोल्केनो हुआ करते थे, जब वो कहीं उसमें रह गए, अंदर रह गए, तो उन वोल्केनो के आसपास में ये बन जाती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कोरल ब्लीचिंग को, जिसकी हम बात करें तो कोरल तो आपको समझ में आ गए। तो ब्लीचिंग क्या है, उनका जो कलर हमको दिख रहा था, मीन्स ऐसे समझो इसको, ये समझो ये कोरल्स हैं, इसके आसपास में बहुत सारे पोलिप्स ने अपनी जो है कॉलोनीज बना ली। अब हो गई हीट बहुत ज़्यादा, तो ये जो कोरल्स थे, जो पोलिप्स थे, ये अकेले रह जाएंगे और इनके आसपास में जो एल्गी वगैरह हैं वो इसको छोड़ करके चली जाएंगी, तो मीन्स ये अकेला रह जाएगा। सिंपल का उसका कलर खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कलर तो इनको बाहर के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे मिल रहा था। इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं इसी में। ठीक है, एटलीस्ट 14% ऑफ द वर्ल्ड की जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, जो रिमेनिंग कोरल रीफ्स हैं हैव डाइड इन द प्रीवियस 2 ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट्स में। तो जो 2 पहले हुई थी उसमें लगभग 14% तो ख़त्म हो चुकी हैं। और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री को क्रॉस कर गई, इतनी हो गई, तो वर्ल्ड की 90% जो रीफ्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, 90% ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि भैया ये जो 1.5 की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें 1.3 तो हम पहले ही क्रॉस भी कर चुके हैं डिफरेंट रीजन्स में अगर हम बात करें। अब जब इतना सारा इशू हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट के चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए आपके पास में ग्रीन हाउस गैसेस, CFCs, पॉल्यूशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन, आपका जो है जो फॉसिल फ्यूल्स,
ये सब क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, है ना। तो ये कह रहे हैं कि कैसे भी हमको जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कंट्रोल करना होगा, ओशियंस का जो टेम्परेचर है उसको भी हमको कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज ये सारी की सारी रीफ्स ख़त्म हो जाएंगी। एक पॉइंट यहाँ पर ये कहते हैं कि ओनली ग्लोबल वार्मिंग से ही नहीं, कुछ अदर फैक्टर हैं, जैसे एक्सट्रीमली लो टाइड्स, वहाँ पर पानी कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं रहती वाटर की, तब भी पॉल्यूशन भी एक बड़ा फैक्टर है उसके लिए, और जब वाटर लेवल उसका कम हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, सनलाइट। तो ये तीनों भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कोरल रीफ्स को ख़त्म कर देते हैं। ऐसी ही एक इवेंट का नाम आपने सुना होगा, उसका नाम है अल नीनो। ये भी क्या कर देती है, ओशियन के वाटर को कुछ हद तक वार्म कर देती है, नॉर्मल से ज़्यादा। तो ये भी क्या करती है, कोरल ब्लीचिंग में अपना बड़ा रोल प्ले करती है। क्या क्या हमारे कंसर्न्स क्या क्या हैं, अपने कंसर्न्स की अगर हम बात करेंगे कि देखो ये जो कोरल रीफ है अगर एक बार डाई हो गई, मर गई, तो वापस हमको ये नहीं मिलेंगी, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा खतरा होगा। अच्छा, हम क्यों चिंता करते हैं कि कोरल रीफ की, अरे ओशियन में हो रहा है, हमें उससे क्या मतलब। इनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ है, इन पर डिपेंड होती है। अगर ये ख़त्म होंगी, ये जो है जो कोरल रीफ है डिस्ट्रॉय होंगी, तो एक बड़े लेवल पर थाउजेंड्स ऑफ मरीन लाइफ्स हैं, जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या होगी, डेड हो जाएगी। कोरल रीफ जो होती हैं अपने पास में बहुत सारे जीवों को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, स्पॉनिंग ग्राउंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, जिनके बेसिस पर वहाँ जो डाइवर्सिटी है वो बनी रहती है। ये बेस ऑफ ओशियन फूड चेन में अगर ये बात करूँ कि ओशियन की जो फूड चेन है ओशियन में, तो जहाँ से फूड का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है उसका ये क्या है, बेस है। तो अगर बेस ख़त्म होगा तो बाकी ऊपर की जो स्पीसीज़ हैं उनकी भी लाइफ जो है रिस्क में होगी, स्पीसीज़ में फेस एक्सटिंक्शन। तो मीन्स ऐसे समझो आप इसको, जैसे हमारे पास है लैंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख सकते हैं हम ग्रास। ग्रास को कोई खाएगा, डियर, डियर को कोई खाएगा लॉयन, है ना। अब लॉयन को जब जो बहुत सारे जो डीकम्पोजर होंगे वो खा सकते हैं, मीन्स। तो अब देखो, तो जो डीकम्पोजिंग एलिमेंट जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो लॉयन है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अगर ग्रास ख़त्म होगी तो डियर भी ख़त्म होंगे, रैबिट ख़त्म होंगे, ग्रास खाने वाले चीज़, और उसके बाद जो मीट खाने वाले कार्निवोर्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो ओशियन लाइफ का जो बेस है वो आपके कोरल रीफ्स हैं, वहाँ से उनको बहुत बड़ी लाइफ मिलती है। अगर वो ख़त्म होंगे तो बहुत कुछ वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो जो नेचुरल जो रीफ्स हैं, बहुत सारे लोगों को जो है टूरिज़्म की वजह से उसमें जो है लिवलीहुड मिलता है। 2.7 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से प्रोवाइड होते हैं 2020 की अगर एक रिपोर्ट की हम बात करें तो, है ना। ओवर फिशिंग का जो क्राइसिस होता है, क्योंकि ये रीफ बन जाती है माउंटेन जैसे, तो वहाँ पर लोग ठीक से फिशिंग नहीं कर पाते, तो जो माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें छुप जाती हैं बहुत सारी फिश, तो वो भी जो है बच जाती हैं, अदरवाइज इंसान तो उनको भी फिर निगल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है इनसे हमको बेनिफिट मिलते हैं। तो क्या इनको हम रिकवर कर सकते हैं? हाँ, अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग को रोक लिया तो धीरे धीरे वो अपने आप को रिकवर भी कर सकती हैं। क्या उसके लिए हमें करना होगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए करना होगा कि जो मेरीन लाइफ है उनमें प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इंक्रीज़ करना होगा, है ना। कोरल को रिस्टोरेशन करने की कुछ टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी, जैसे कि कोरल की गार्डनिंग कर सकते हैं हम, होती है ना, बहुत सारे फ्रूट्स की गार्डनिंग होती है। ब्रीडिंग सिस्टम उनके लिए डेवलप करना होगा, उनकी जो है रिकवरी को एनहांस करना होगा, ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करना होगा, और ओशियन के अंदर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, ऑयल की ड्रिलिंग हो रही है, उन सारी चीज़ों को भी हमें कंट्रोल करना होगा। सो कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड इशू था। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम होते हैं। कोरल ब्लीचिंग न्यूज़ में रही तो क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज़ कोरल और व्हाट इज़ कोरल ब्लीचिंग, है ना। और वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट कोरल रीफ्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं।
कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हो जाते हैं। प्लस इंडिया स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम्स में कोरल रीफ से। जैसे वो पूछ लेंगे कि इंडियन ओशियन में कोरल रीफ्स कहाँ पर हैं, तो वो ऑप्शन में दे देगा आपको कई बार, जो है श्रीलंका वाली साइड में, बे ऑफ बंगाल में, या जो है अंडमान निकोबार के अराउंड में, या लक्षद्वीप वाली साइड में कहाँ पर। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दीज पॉइंट्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। सो दिस वॉज फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन विद अनदर टॉपिक and the questions based on today's session. So कल तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।